आगे बढ़ेंगे शो में और एक बार फिर से रुक करते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर, क्योंकि मौजूदा हालात में ये एक चीज़ है जो आपको ज़रूर ध्यान से समझ लेनी है। अमित कुकरेजा एडवाइजरी के फाउंडर अमित कुकरेजा हमारे साथ इस पेशकश में अब जुड़ गए हैं। अमित, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे दर्शक भी तैयार हैं फोन लाइन पर आपसे सवाल पूछने के लिए। शशि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। शशि जी बोलिए। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, मैं जहानाबाद बिहार से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बताइए सर, आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है हमसे, कहाँ कहाँ निवेश किया हुआ है अब तक? जी मैंने उसका लिस्ट भेज दिया है। बिल्कुल। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं यूट्यूब पे थ्रू देखकर सारे फंड को सिलेक्ट किया है। अच्छा, आपने यूट्यूब पे देख के सारे फंड सिलेक्ट किए हैं? जी हाँ, मतलब इक्विटी में क्या क्या फंड होते हैं उसके अनुसार मैंने सारे फंड में कुछ रुपए लगा दिए हैं। सर, एक आर्थिक सलाहकार के पास चले जाते हैं ना प्रोफेशनल एडवाइस के लिए, थोड़ी सी फीस दे दी होती। नहीं, चलिए, अगर आपने वो स्किप कर लिया तो हमारे पास तो आ गए। अमित, आपके पास इनका पोर्टफोलियो है रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़, 15 साल में बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 करोड़, 20 साल में बच्चों की शादी के लिए 2 करोड़। ठीक है शशि जी, आपकी उम्र क्या है? रिटायरमेंट के लिए कितना समय है आपके पास? अभी तो 28 साल है मैम। 28 साल है रिटायरमेंट के लिए। और आपने 1 करोड़ का कॉर्पस पूरा कैलकुलेट करके रखा है ना रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए? हाँ, फिर तो मुझे एनपीएस के थ्रू तो पेंशन मिलेगा ही। ओके जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये काफी सॉर्टेड तो लग रहे हैं, बट फिर भी बताएं, इनको गाइड करें अमित। जी श्योर। शशि, आपके जो 4 गोल्स हैं उनके लिए मैं पहले आपको एसआईपी फिगर बता देता हूँ, फिर थोड़े से मेरे पास सजेशंस हैं आपके लिए। पहला, आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए 1 करोड़ जमा करना है 15 साल में। अगर मैं 12% की ग्रोथ लगाऊं तो इसके लिए एसआईपी होगा 20,000 रुपए पर मंथ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आपका कुछ खास सेविंग्स नहीं है, अगर होगा तो हम कैलकुलेशन को दोबारा करेंगे, लेकिन जीरो से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 20,000 रुपए का एसआईपी चाहिए, जो आपको बच्चों की शादियों के लिए 2 करोड़ इकट्ठे करने हैं 20 साल में 12% की ग्रोथ से, उसके लिए 21,750 रुपए का एसआईपी चाहिए। और मैंने ये ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा एक साइड कमेंट है कि आप बच्चों की शादी के लिए 2 करोड़ इकट्ठा कर रहे हो और पढ़ाई के लिए 1 करोड़। मेरे हिसाब से आपको अच्छी एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करना चाहिए, शादी तो बच्चे खुद भी कर सकते हैं। तीसरा, आपने घर खरीदने का गोल रखा है 25 साल में 1 करोड़, 12% की ग्रोथ से 6,000 रुपए की इसको एसआईपी चाहिए महीने की। रिटायरमेंट 28 साल में 1 करोड़, क्योंकि आप 32 के हैं, एज्यूमिंग कि आप 60 में रिटायर होगे, तो 12% की ग्रोथ से अगेन 4,000 रुपए की एसआईपी। तो मैंने 12% एक नॉर्मल एवरेज ग्रोथ रखा है, क्योंकि हमारे पास होराइजन 15 साल या उससे ऊपर का है। तो 8% की जीडीपी ग्रोथ और 5 से 6% की इन्फ्लेशन, थोड़ा बहुत यील्ड, तो मैंने 12% का ग्रोथ रेट रखा है। चारों एसआईपी को आप इकट्ठा करो तो 52,000 रुपए की एसआईपी बनती है मंथली, लेकिन आप अभी 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ अच्छी बातें जरूर बताना चाहता हूं कि आप ऑलरेडी फोकस्ड इन्वेस्टर लग रहे हैं, आपके पास गोल की क्लैरिटी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स पे देखे कुछ फंड सेलेक्ट कर चुके हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक फंड कलेक्टर बन गए हैं, आपके पास 15 फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो अगर आप सारे फंड्स इकट्ठा करके रखते जाएंगे, जो भी अच्छे परफॉर्मर्स हैं, तो आप ओवर डाइवर्सिफाई कर बैठेंगे और आप जो पोर्टफोलियो का अल्फा है उसको लूज कर बैठेंगे। तो मैं आपको सबसे बड़ा सजेशन ये दूंगा कि आप सिर्फ 5 स्कीम कंटिन्यू कीजिए, बाकी सबको स्टॉप कीजिए, रिडीम मत कीजिए। जब वो टैक्स एफिशिएंट हो जाए तब आप रिडीम कीजिएगा। जो 5 आप कंटिन्यू करेंगे वो हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी, क्वांट एक्टिव, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। ये 5 में आप एसआईपीस कीजिए, इक्वल अमाउंट में कीजिए, और बाकी सब में एसआईपीस बंद कर दीजिए। फंड कलेक्शन मत कीजिए, टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स रखिए, हर साल रिव्यू कीजिए, हो सके तो डायरेक्ट प्लान कीजिए, हो सके तो प्रोफेशनल को एंगेज करके, थोड़ा सा खुद को डिटैच करके। हम सबको लगता है कि हम खुद इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन हम सबके बायसेस एंड ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पाथ में हमको ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं कविता मुझे शशि के लिए।
अच्छा अमित, एक और चीज़ जो मुझे पूछनी है आपसे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने यूट्यूब पर देखे अपना पोर्टफोलियो बनाया है। अब ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत सारी गाइडेंस पिछले 2 सालों में हम आती हुई देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस इंसान की एडवाइस ले रहे हैं वो कितना क्रेडिबल है या नहीं। तो जब कोई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अपने लिए इन्वेस्टमेंट सलाह ढूंढता है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? कुछ थंब रूल्स अगर आप शशि जी को और बाकी तमाम दर्शकों को भी बता सके। देखिए कविता, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को देखिए। जो फंड आपने ऐड किया है उस फंड मैनेजर ने और कितने अच्छे स्कीम्स पास्ट में किए हैं, उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं। सेकंड, वो फंड अपने पीयर्स जो उसके कॉम्पिटिटिव स्कीम्स हैं उसके अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये भी आपको एनालिसिस चाहिए। एक्सपेंस रेशियो उस फंड का कितना है और उनके पीयर ग्रुप में जो दूसरे फंड्स हैं उनका एक्सपेंस रेशियो कितना है। बुल मार्केट में और बेयर मार्केट में फंड की परफॉर्मेंस कितनी प्रोटेक्टिव थी और कितनी अग्रेसिव थी, ये आपको एनालाइज करना है। और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, डायरेक्ट प्लान में और रेगुलर प्लान में कितना डिफरेंस है, उससे आपके CAGR पे क्या इम्पैक्ट है। तो कुछ टेक्निकल चीजें आ जाती हैं। और रिसर्च रिपोर्ट आप सब्सक्राइब करते हैं जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं करता है, एडवाइजर करता है, तो उसमें भी आपको अल्फा बीटा गामा जो टेक्निकलिटीज है वो भी पता चल जाती है। तो जितना हो सके इन टेक्निकल्स को गैदर करके रिसर्च कीजिए या एक रिसर्च एक्सपर्ट के साथ अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कीजिए और फिर आप टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते रहिए। और बाकी जो हम सबके इमोशनल और कॉग्निटिव बायसेस होते हैं उनसे भी हमको फेमिलराइज होके अपने बायसेस को समझ के ये इंश्योर करना है कि वो बायसेस हमारे पोर्टफोलियो ग्रोथ में ऑब्स्टिकल्स तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी एक एक्सटर्नल वैलिडेशन, डिटैच्ड ऑब्जेक्टिव रिव्यू होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं कविता जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल मैं लेना चाहूँगी। विपिन हमारे साथ, इन्होंने हमें सोशल मीडिया पर अपना सवाल भेजा है और ये एक सीनियर सिटीज़न है और 20 लाख रुपए हैं इनके पास निवेश करने के लिए। तो अब कहाँ पर और कैसे निवेश कर सकते हैं? इन्हें एक बहुत ही सेफ रणनीति चाहिए। मेरे ख्याल से कम अपनी रिस्क एपेटाइट को लेकर ये काफ़ी क्लियर हैं। तो शायद रिटायरमेंट के बाद की जमा पूंजी है ये इनकी, तो बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते मित अमूमन जो लोगों का माइंडसेट होता है। बताएं अब कैसे 20 लाख रुपए ये कहाँ निवेश करें? देखिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं बोलता हूँ स्माइली अप्रोच अडॉप्ट करें। SMILY। S फॉर सेफ्टी ऑफ कैपिटल, जो इन्होंने ऑलरेडी अपनी नीड एक्सप्रेस की है। M फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, जो इनको जरूर इंश्योर करना है कि इनके पास एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस है। I फॉर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स, जो एक टफ होता है वो हो सके तो करना है। L फॉर लिक्विडिटी, जो भी इनके पास कैपिटल है वो लिक्विड होना चाहिए, जब चाहे पैसे की जरूरत हो निकाल सकें। Y फॉर यील्ड, मतलब सबसे बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न। तो सेफ्टी और यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको बोलूंगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाएं, जहां 15 लाख की लिमिट है। दूसरा, LIC व्यय बंधन भी एक प्रोडक्ट है सीनियर सिटीजन के लिए, वो पेंशन प्रोडक्ट है। वहां पैसा लगाएं, वहां भी सेफ आपका पैसा है। SCSS में भी सेफ पैसा है। अगर आप ऑलरेडी इनमें लगा चुके हैं और आपकी वाइफ भी सीनियर सिटीजन है और आप दोनों 15-15 के 4 अकाउंट मतलब 60 लाख रुपए लगा चुके हैं, तो फिर आपके लिए क्या ऑप्शंस है? RBI सेविंग्स, फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड जिसको बोलते हैं, उसमें भी यील्ड अच्छा है। और उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा है तो आप टैक्स एफिशिएंट डेट फंड में लगा सकते हैं, जहां 3 साल के बाद आपको इंडेक्सेशन का एडवांटेज होता है। तो ये सेफ्टी और लिक्विडिटी पॉइंट, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत हाई है, लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लो है क्योंकि पैसा लॉक इन होता है। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअस मंथली इनकम चाहिए या क्वार्टरली इनकम चाहिए तो इनसे बेहतर कोई प्रोडक्ट्स अपने कंट्री में एट द मोमेंट नहीं। ऑलराइट, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की राशि के लिए लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते, बट अगर किसी के पास थोड़ा भी रिस्क एपेटाइट है तो क्या वो इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं या कोई रणनीति बनाई जा सकती है रिटायरमेंट के बाद भी? जी बिल्कुल बनाई जा सकती है कविता। इनफैक्ट इक्विटी तो हर रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, लेकिन एक बेसिक थंब रूल लगाने के बाद जो आपका एनुअल एक्सपेंस है वो अगर आपका फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट से कवर हो रहा है
तो उसके बाद जो आपके पास सरप्लस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे और 6% का इंटरेस्ट मतलब 6 लाख रुपए, और अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपए, तो अगर आपका 1 करोड़ फिक्स्ड इनकम सेफ प्रोडक्ट में लगा हुआ है और आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो ज्यादा अमाउंट 20 to 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो इक्विटी में लगाएं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में लगाएं, लार्ज कैप में लगाएं, ज्यादा से ज्यादा लार्ज या मिड कैप इन टर्म्स ऑफ रिस्क एक्सपोजर टू द पोर्टफोलियो। इसके बियॉन्ड अगर आपको रिस्क लेना है मिड कैप में, मल्टी कैप में, पीएमएस में, सेक्टोरल में, थीमेटिक में, तो मैं आपको तभी सजेस्ट करूंगा जब आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो और आपका एनुअल एक्सपेंस बहुत इजीली कवर्ड हो जाता हो आपकी फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो से। ऑलराइट, चलिए रोहित हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। रोहित, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। कहाँ से बोल रहे हैं रोहित, क्या करते हैं? नमस्कार मैम, मैं रोहित बोल रहा हूँ। मैं पीएसयू सेक्टर में काम करता हूँ मैम, और मैं पिंजौर है हरियाणा में एक जगह नियर टू चंडीगढ़, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ मैम। बताइए, विदेश भेजना चाहते हैं बच्चों को? यस मैम। मैम आई एम प्लानिंग फॉर माय चाइल्ड एजुकेशन। मेरे 2 बेटे हैं मैम, और दोनों को मैं फॉरेन स्टडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, अपना फंड बनाना चाहता हूँ, और एज ऑफ नाउ दोनों के लिए 50-50 लाख का कॉर्पस चाहिए मैम। ओके, बहुत और बढ़िया। जी मैम, मेरा पहला जो फर्स्ट पर्सन है इज इन 6th क्लास, तो 12th के बाद मुझे ये 50 लाख चाहिए होगा। ओके, और सेकंड इज इन फर्स्ट क्लास, तो उसके भी 12th के बाद मैम 50 लाख की रिक्वायरमेंट होगी एज ऑफ टुडे मनी टर्म्स मैम। तो ये काफी होगा ना? मैम शायद ये काफी होगा एज ऑफ टुडे, और मैम इन्फ्लेशन और इसको एडजस्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन मैं उसी पर आ रही थी। हाँ, क्योंकि आप विदेश जाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा बफर करेंसी को डिप्रिशिएट होने के बाद आपको रखना पड़ेगा, बट उसमें भी उतार चढ़ाव है, तो एक बफर तो होना ही चाहिए। खैर अमित आपको गाइड करेंगे अच्छे से। अमित बताएं। जी, इसमें 2-3 चीजें हमको हाईलाइट करनी चाहिए रोहित के इंटरेस्ट के लिए। पहला, आज की डेट में, और मैं अपने डॉटर की एग्जाम्पल लेके बोलना चाहता हूँ, वो 12th कंप्लीट कर चुकी है और उसका एडमिशन एक ओवरसीज यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो कनाडा में आपका 4-year प्रोग्राम आज की डेट में 1 करोड़ 60 लाख रुपए कॉस्ट करता है। यूएस में 4-year प्रोग्राम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, टॉप 100 रैंक यूनिवर्सिटी में, करीब 2 करोड़ कॉस्ट करता है। यूके में करीब 1 करोड़ 30 लाख कॉस्ट करता है 3-year प्रोग्राम। तो जितने भी ये बैचलर्स प्रोग्राम हैं इंडिया के बाहर, वेस्ट में काफी एक्सपेंसिव है। आपने जो 50 लाख की कैलकुलेशन की है, 50 लाख में आपको इन्फ्लेशन तो डालना ही है, मतलब उस कॉलेज में एजुकेशन का इन्फ्लेशन, और आपको रुपी डॉलर की डिप्रिसिएशन भी डालनी है। आप देखिए, अप्रैल में यूएस डॉलर 75 रुपए का था, आज यूएस डॉलर 78 रुपए का है। कैनेडियन डॉलर अप्रैल में 60 रुपए का था, आज कैनेडियन डॉलर 60 रुपए 40 पैसे का है। सिर्फ 2 महीने में इतना फॉल आया है, और ये फॉल कंसिस्टेंटली ऐसे नहीं रहता, लेकिन कभी किसी साल बढ़ जाता है, कभी किसी साल फ्लैट रहता है। तो रुपी डॉलर डिप्रिसिएशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ रोहित, मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन भी करना चाहता हूँ। अगर 50 लाख रुपए की कॉस्ट आज आप 10% के इन्फ्लेशन से रखेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ 6% इन्फ्लेशन उस कंट्री में, 5-4% का एवरेज रुपी डिप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर, 10% में 50 लाख की कॉस्ट 97.5 लाख हो जाएगी, 97,50,000 रुपए। और उसको बढ़ाने के लिए, और अभी तो मैं सिर्फ एक का बोल रहा हूँ, आपने बोला कि 2 बच्चे हैं, तो अभी मैं एक ही प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि वो 50 लाख की कॉस्ट 98 लाख रुपए करीब हो जाएगी। आपको 1.5 करोड़ जमा करना है, तो मैं सिर्फ उस 98 लाख को अक्यूमुलेट करने के लिए अगर आपको एसआईपी बोलूं, तो आपको 57,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम 98 लाख से कैलकुलेट कर रहे हैं, 50 लाख से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपका जो ऑलरेडी 10,65,000 का एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, अगर उसमें 12% की ग्रोथ रखो तो वो 23,54,000 बन जाएगी। तो 98 लाख माइनस 23,54, बेसिकली 74 लाख को और एक्यूमुलेट करने के लिए 57,000 की एसआईपी चाहिए। और अगर आपका दूसरा सन है तो एसआईपी फिगर और बढ़ती जाएगी। तो आई डोंट वांट टू स्केयर यू रोहित, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव अफेयर टू सेंड द चाइल्ड अब्रॉड। आई होप आपके बच्चे अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पाए, और एजुकेशन लोन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जो बच्चों को हमारे कंट्री में मिलता है
अगर पेरेंट्स की फाइनेंशियल अर्निंग कैपेसिटी होती है या कोलैटरल होता है, तो सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करके आप एजुकेशन ट्राई कीजिएगा और तब तक जितना मैक्सिमम आप सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज कीजिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने इनको समझाइश दी है और रोहित इस पर अमल करें, बदलाव करें, अपने निवेश राशि में आप इजाफा करें। इसी के साथ अमित बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है, उनके गोल्स की तरफ उनको गाइड किया। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते वो व्हाट्सएप नंबर जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। इस शो पर दरअसल हम की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स पे आपको सलाह देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो अपने सवाल आप चाहें तो 9619873567 व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप हमें भेज सकते हैं, लिखित रूप में सवाल भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना सवालों का वीडियो भी रिकॉर्ड करके इस नंबर पर वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं और वीडियो टीवी पर दिखाकर हम अपने एक्सपर्ट से कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।